For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. So it's not the money that we begrudge, it's the lack of progress. It's like throwing money down a well. कल आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया, जो कि एक इंटरिम बजट था, क्योंकि अभी इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसके बाद में फिर प्रॉपर फुल बजट आएगा, ये आपको पता होगा। पर हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसी है कि बजट के जैसे ही प्रेजेंट हुआ उसके कुछ समय बाद में ही आप देखोगे कर्नाटका की तरफ से दो लीडर्स, एक तो है कर्नाटका से एमपी, ओके, जिनका नाम है डीके सुरेश, और एक है वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। उनके द्वारा बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आते हैं जिनमें डीके सुरेश के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो बजट आ रहा है ना, बार बार हर बार साउथ इंडिया को इग्नोर किया जा रहा है। साउथ इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है अगर बजट में कंट्रीब्यूशन की बात करें। दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास में जो इनकम सोर्सेज हैं उसमें साउथ इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट साउथ इंडिया को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिलता। तो ये एक अन्याय है, और अगर ये अन्याय लगातार चलती रही तो बोले सदर्न स्टेट्स जो हैं वो मजबूरन इस इनजस्टिस को काउंटर करने के लिए एक अलग देश की डिमांड कर सकते हैं, एक बार फिर से रोड पर आ सकते हैं। और इसी बात को एंडोर्स करते हुए डीके शिव कुमार, जो कि कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात बोल दी कि बोले ये जो बात कही है, ठीक है, सुरेश जी ने बोले ये साउथ इंडिया के लोगों की आवाज़ है। अब आप देखो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअल में इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ये बात जो है बजट के समय बोली गई है, बट इसके जो आप कह सकते हो कि मायने हैं वो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी के खिलाफ में है। कारण क्या है कि आप फ्यूचर में आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज में आप काम करोगे, तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के आइडिया के खिलाफ में अगर सवाल कोई उठता है तो उन चीज़ों के बारे में पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इन चीज़ों को फिर आप कैसे हैंडल करोगे उन चीज़ों के बारे में आपको एक तरीके से समझना ज़रूरी है। और एक नॉर्मल इंडियन सिविल एक कहते हैं ना कि इंडियन सिटीजन होने के नाते भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो मामला है ना, इस मामले में द्राविड़ नाडु करके जो डिमांड हो रही है, ये बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कि जो द्राविडियन फैमिली है ना, जिसमें हम जानते हैं कि तमिल भी आ गई, तेलुगु भी आ गई, कन्नड़ भी आ गई, मलयालम भी आ गई, ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो जहां जहां पर भी इन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं, उन स्पीकिंग एरियाज के द्वारा कई बार ये डिमांड की जाती है कि जी हमें तो अलग निकलना है, हमें इंडिया से एक अलग नेशन सेपरेट बना लेना है, और इसी चीज़ को डिमांड ऑफ द्राविड नाडु बोल दिया जाता है। देखो, वैसे इसकी शुरुआत जो है वो तमिलनाडु से हुई थी, बट आज के समय में ये मोर और लेस जो साउथ इंडिया के जो 5 मेन स्टेट्स हैं, जिनमें आपका एक केरला आ गया, एक कर्नाटका आ गया, इसके अलावा आप देख सकते हो तमिलनाडु तो आएगा ही, इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये डिमांड अपने आप में इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के खिलाफ में भी उठती हुई कई बार दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी इन दोनों लीडर्स के द्वारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि 16 फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब अगर वो हो रही है तो इनके पास में जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भी कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का जरूर ध्यान रखे कि साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ में इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, जो कि बार बार बजट अनाउंसमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा फेवर हिंदी भाषी राज्यों को दिया जाता है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की अर्निंग में वो कम है। अब देखो, ये जो पूरा माजरा है ना, इसकी शुरुआत कहां से होती है वो हम समझते हैं। देखो, इसके पूरा जो मामला है इसकी शुरुआत इंडिपेंडेंस से पहले ही होगी थी। जब हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर आप देखोगे कि साउथ इंडिया की तरफ से वहाँ पर एक एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, जिस तरीके की आप कह सकते हो कि जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था, और मोर और लेस वहाँ पर जो साउथ इंडिया में एक लीडर के तौर पे इमर्ज होकर के आते हैं पेरियार ईवी रामास्वामी। ये अपने आप में बहुत बड़े फिलोसोफर भी रहे हैं, और इनका एक आइडिया था कि जो ब्राह्मणिकल अप्रोच है, जो ब्राह्मण्स की जो डोमिनेंस है, उसके चलते बोले जो भी और बाकी कास्ट के या लोअर कास्ट के या लोअर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। उस मूवमेंट में इन्होंने एक स्लोगन दिया था, तमिलनाडु फॉर तमिल्स। इसका मेन टारगेट था कि जो हिंदी भाषा है वो बोले मेनली
ब्राह्मणिकल अप्रोच के साथ में काम करती है, संस्कृत के भी खिलाफ में इन्होंने कई बार काम किया, बट पॉइंट ये था कि कैसे भी करके ब्राह्मण्स की जो स्ट्रेंथ है उसको हम कहीं पर भी हमारे ऊपर डोमिनेंस नहीं बनने देंगे। फिर इन्होंने इसी मूवमेंट को देखे तो यही मूवमेंट फिर बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला वहां पर और एक्सपेंड हो जाता है, जो शुरुआत होती है तमिलनाडु से। अब ये जो सेपरेट नेशन की डिमांड है, इसके कई नामों से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलंकृत किया जाता है, बोला जाता है। साउथ इंडिया भी बोल दिया जाता है, कोई डेक्कन फेडरेशन बोलता है, कोई दक्षिण पथ बोलता है, और कोई द्राविड़ा नाडु भी बोल दिया जाता है। अब इसमें मेन मुद्दा क्या रहा है कि ये फुल सॉवरेनिटी की डिमांड करते हैं कि हम तो एक अलग, या तो हमें सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। इंडिपेंडेंस से पहले तो ये डिमांड थी कि हमारे लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, हमें ऑटोनॉमी मिले, और अब इंडिपेंडेंस के बाद में कई बार ऐसी आवाजें आती हैं कि हमें तो अलग से एक देश भी बनाना है। अब यहां पर आप क्या देखते हो कि जब 1950s के टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो आया, उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही आपको पता है कि स्टेट्स को बनाया गया था। तो उस बात के तहत तमिलनाडु और ये जो आंध्र प्रदेश है, आपका कर्नाटका है, केरला है, ये बना दिए गए थे। तो ऐसे में थोड़ी बहुत वो ये जो डिमांड थी ना एक सेपरेट नेशन की, वो थोड़ी सी डाइल्यूट हुई। बट एक्चुअल में जब कभी भी अब फाइनेंशियल इश्यूज की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है, अब आपने कई बार सुना होगा कि हिंदी लैंग्वेज के चलते कई बार साउथ इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले की मैं एक केस बताता हूँ आपको कि बेंगलुरु में जो मेट्रो ट्रेन हैं, वहां पर हिंदी के अंदर स्लोगन लिखा दी, मतलब जो गाइडलाइंस है वो लिखा दी थी थोड़ा बोल्ड लेटर्स में, तो उसको लेकर के भी ऑब्जेक्शन हुआ। अभी कल परसों आपने कुछ देखा होगा कि कुछ बैनर लगे हुए थे, तो वहां पर इंग्लिश, हिंदी और फिर कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ था, तो उन बैनर्स को फाड़ दिया गया। तो देखो, हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि लैंग्वेज जो होती है ना, वो हमेशा नियर टू हार्ट होती है, ठीक है, और उस चीज की सेंसिटिविटी को बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको समझना जरूरी भी रहता है। अब देखो, इंडिपेंडेंस से पहले तो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था। टारगेट ये था कि सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी इंश्योर हो सके, बट उस टाइम पर तो मोर और लेस ये था कि कैसे भी करके इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, और हम अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम खुद सेपरेट होकर के बाहर निकल जाएंगे। फिर एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसी आइडिया को लेकर के, जस्टिस पार्टी 1921 में, और 1925 में पेरियार जो है ईवी रामास्वामी नाइकर, उनके द्वारा एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट किया जाता है। अल्टीमेटली ये जो दोनों मूवमेंट थे, जस्टिस पार्टी वाला और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, दोनों मर्ज हो जाते हैं 1938 में, और 1944 तक आते आते इस मूवमेंट को नाम दे दिया गया द्राविडर कजगम। और इस द्राविडर कजगम के आइडिया पर ही एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश होती है, डीएमके, द्राविड़ा मुनेत्र कजगम। टारगेट ये था कि कैसे भी करके हम हमारी आइडेंटिटी, हमारी ऑटोनॉमी, हमारी कल्चर, हमारी लैंग्वेज को प्रिजर्व करें। अब आप देखोगे कि इसी डीएमके से निकल करके वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और आ जाती है, जिसको लीड जयललिता किया करती थी, ओके, लेट जयललिता, जो कि अभी है नहीं इस दुनिया में। तो AIADMK करके वहां पर एक पार्टी और निकल के आती। अभी आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में सरकार चल रही है डीएमके की, और चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, और एमके स्टालिन के बेटे ही है उदयनिधि स्टालिन। और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट अभी रिसेंट टाइम पे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल निकल के आया था, जो आपको ध्यान होगा कि सनातन जो है वो तो डेंगू और इस तरीके से बीमारियों से कंपैरिजन कर दिया था। तो इस तरीके से एक अपने आप में कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं बना रहता है कि जो इंडिया के सदर्न स्टेट्स हैं, उनके अंदर ये बात आती है कि हिंदी की डोमिनेंस के चलते हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाएं। तो ये बात जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए समझनी। 1956 में ये डिमांड जो थी सेपरेट नेशन वाली, ये थोड़ी सी डाइल्यूट होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं कल्चरल या फिर बोलो लिंग्विस्टिक आइडिया के बेसिस पे। तो तब तो थोड़ी शांति हुई, पर आपको पता होना चाहिए कि 1950s के बाद में, 1950s और 1960s के टाइम पे, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन किया हुआ था कि इंग्लिश जो है उसको हटा करके हिंदी को प्रॉपर मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा एज नेशनल लैंग्वेज, और कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो उस टाइम पर भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि 15 साल का टाइम दिया था, 1950 से लेकर के 1965 तक का 15 साल तक का टाइम दिया था कि हम इंग्लिश को हटा करके हिंदी इंप्लीमेंट करेंगे। तो उस टाइम पर भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। फिर उसके बाद में कोठारी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है, कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया कि बोले केवल हिंदी इंपोज नहीं की जाएगी, हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने भी ये चीज़ प्लान अपनी तरफ से अब नया प्रपोजल दिया है कि भाई अब हम जो है 10वीं क्लास में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे चलेंगे। एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, एक आपकी खुद की लैंग्वेज हो गई, और एक आप थर्ड लैंग्वेज कोई दूसरे रीजन की ले सकते हो। तो वो चीज़ जो है वो इंप्लीमेंट करवाने की बात हुई। इसके अलावा 1980s में
आप देखोगे कि जो श्रीलंका में लिट्टे वाला इशू जो था ना, उसको टैकल करने के लिए राजीव गांधी जी के द्वारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजी गई थी श्रीलंका में। अब आप देखोगे कि जो तामिल्स थे, लिट्टे एक्चुअल थे कौन? श्रीलंकन तामिल्स। वो अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। तो उसके चलते जब हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में गई तो एक्चुअल में जो आमना सामना हुआ वो किसके हुआ? लिट्टे और इंडियन आर्मी के बीच में। और उसके चलते जो तमिलनाडु के लोग हैं वो बहुत ज्यादा हर्टेड फील करने लग गए, और एक्चुअल में इनके भाई बिरादर के ही लोग हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको एक जो कनेक्टिंग बॉन्ड है, उसने एक चीज सिखाई कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका में तमिल्स को मारने की कोशिश कर रही है। तो इसके चलते एक मूवमेंट जो है यहां पर इंडिया में फिर से राइज होता है। एक छोटा सा मिलिटेंट ग्रुप भी राइज होता है जिसका नाम है लिबरेशन आर्मी। ठीक है, लिबरेशन आर्मी, जिसने फिर द्राविड नाडु की डिमांड जो है वो यहां पर करनी शुरू कर दी कि बोला हम साउथ इंडियंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो इस परिस्थितियों में ये जो मामला है ना, ये आप समझ सकते हो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। अब देखो, अभी लैंग्वेज के नाम पर तो इशू ये हाईलाइट होता ही रहता है, तभी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे काम किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं होता, वहां पर तमिल या फिर इंग्लिश ही चलती है। वहां पर 3rd लैंग्वेज के तौर पे हिंदी के लिए सजेशन गए हुए हैं, बट वो नहीं मानते इस बात को। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें, देखो अब तो ये मोर और लेस पॉलिटिकल पार्टीज केवल अपने कहते ना कि इलेक्शन में माइलेज के लिए ज्यादा काम करती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बजट आया, तभी तो एक बार फिर से ये बात रीसरफेस होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैसे? इसमें सिंपल सी बात है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने देखो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, बट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अभी पॉपुलेशन राइज हो रही है। अब अगर लोकसभा की सीटें जो कि 2026 के बाद में एक बार फिर से रीडिजाइन होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, डिलिमिटेशन होगा, तो अब आप देखोगे कि ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो ऐसे में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनको ज्यादा सीटें मिल गई, तो ऐसे में लोकसभा में अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा, या फिर आप राज्यसभा की भी पोजीशन देखो तो वहां पर भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स को सीटें मिली हुई है। तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से नॉर्थ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है वो तो बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया की कम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये टेंशंस जो है ये नॉर्थ साउथ के बीच में बनी रहती है। अब सवाल ये कि क्या ये इतना आसान है कि निकल जाएंगे? देखो सीधी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 है ना, ये कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, जहां पर आर्टिकल 3 के तहत साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो अलग निकल सके। इसका मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से बोल दिया जाता है, पहली चीज। इसके अलावा रास्ता क्या है, कैसे सुधारा जा सकता है इन सारी बिगड़ती हुई परिस्थितियों को? सबसे पहली चीज तो देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज को इफेक्टिवली काम करना होगा, क्योंकि जब हमारा देश नया नया बना था तब डर था कि हमारा देश के टुकड़े ना हो जाए। तब ऑल इंडिया सर्विसेज ने ही एक स्टील फ्रेम के तौर पर काम करते हुए स्ट्रांगली बनाए रखा देश को। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमें मेंटेन प्रमोट करना चाहिए। 2 स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक प्रॉपर डायलॉग होना चाहिए और साथ मिलकर के टीम इंडिया की तरह काम करें। इसके अलावा सरकारिया और पुंजी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई हुई है उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए और स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे में मिलकर के बातचीत करते हैं, उसका प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आई होप आपको इस वीडियो में एक पूरा एक कहता है ना कि क्रक्स मिला होगा कि क्या है एक्चुअल में मूवमेंट, क्यों इस तरीके की बातें उठती रहती है। अब आपके सामने 2017 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।